नमस्ते। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डिजिटलीकरण पर इस प्रस्तुति के माध्यम से ले जाऊंगा। आपने पहले ही ई हस्ताक्षर और ई चालान के उपयोग के माध्यम से डिजिटलीकरण का अनुभव किया हो सकता है। यदि आप परिवहन में शामिल हैं, तो आपको ईसीएमआर का भी अनुभव हो सकता है। ये डिजिटाइज्ड दस्तावेजों के केवल कुछ उदाहरण हैं। और भी उदाहरण हैं और कई नए विकसित किए जा रहे हैं। यह प्रस्तुति डिजिटलीकरण के विषय को एक उच्च स्तर से कवर करेगी, इसलिए मैं विशिष्ट उदाहरणों में नहीं जाऊंगा। हालांकि हम आईसीसी यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रकाशित एक उत्कृष्ट पेपर सीजिंग द मोमेंट अनलीशिंग द पोटेंशियल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का उल्लेख करेंगे, जिसमें आप 16 केस स्टडीज पढ़ सकते हैं। जैसा कि प्रस्तुति में आगे समझाया जाएगा, यूनाइटेड किंगडम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डिजिटलीकरण के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केवल इसलिए क्योंकि विश्व व्यापार का लगभग 75% ऐसे दस्तावेजों द्वारा कवर किया जाता है जो इंग्लिश कानून के अधीन होते हैं। इसी कारण से आईसीसी यूनाइटेड किंगडम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डिजिटलीकरण से संबंधित मानकों के विकास में इतनी गहराई से शामिल है। इस प्रस्तुति का एजेंडा इस प्रकार है। सबसे पहले आइए उन लाभों पर नजर डालते हैं जो डिजिटलीकरण हमें देता है, ताकि हम समझ सकें कि इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है और मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को बदलने की निस्संदेह परेशानी क्यों सही है। डिजिटाइजेशन और डिजिटलीकरण, क्या इनमें कोई अंतर है और क्या यह मायने रखता है? कानूनी मुद्दे और उनका दस्तावेजी डिजिटलीकरण पर प्रभाव। हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? एमएलईटीआर का महत्व। एमएलईटीआर संरेखित योजनाएं। कौन से देश इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं? अंत में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डिजिटलीकरण के भविष्य के रास्ते के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतनी हलचल क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डिजिटलीकरण से कौन-कौन से लाभ मिल सकते हैं? इन लाभों को देखकर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सकारात्मक आर्थिक प्रभाव को समझ सकते हैं। मुनाफे में 15% की वृद्धि, सीमा पर प्रतीक्षा, समय में 8% की कमी, लेन देन 1 घंटे में पूरे, संचालन लागत में 30% की कमी, डेटा ट्रांसफर कुछ ही सेकंड में, बर्थिंग लागत में 15 से 20% की कमी, समय पर डिलीवरी में 15% की वृद्धि, प्रति लेन देन $300 से $400 की बचत, लॉजिस्टिक्स पेपर का 100% उन्मूलन, शिपिंग लागत में 18% की कमी और तरलता लिक्विडिटी 7 दिन पहले प्राप्त होना। अगर आपको इन आंकड़ों पर संदेह है, तो मैं आपको उस आईसीसी दस्तावेज का संदर्भ दूंगा जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। वे यह भी बताते हैं कि ये विकास पूरी तरह से गैर राजनीतिक हैं, इसलिए कोई भी आर्थिक ब्लॉक या राजनीतिक इकाई इन विकासों के खिलाफ नहीं है। यह उन बहुत ही कम क्षेत्रों में से एक है जहां वास्तव में वैश्विक सहयोग मौजूद है। इसके अलावा, भले ही कोई विरोध करता, तो भी कोई एक देश बाकी दुनिया को इन विकासों से लाभ उठाने से नहीं रोक सकता। हालांकि नए डिजिटल सिस्टम लागू करने में निस्संदेह चुनौतियां और कठिनाइयां हैं और इसके लिए निवेश की आवश्यकता भी होती है। तो अब आइए जल्दी से देखें कि डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन में क्या अंतर है। क्या डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन में कोई अंतर है और क्या ये मायने रखता है? दरअसल दोनों शब्दों का अक्सर एक ही अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। डिजिटाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कागजी दस्तावेज को डिजिटल फाइल में बदला जाता है। दूसरी ओर, डिजिटलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें डिजिटाइज किए गए डेटा का उपयोग करके मैन्युअल व्यापार प्रक्रियाओं को डिजिटल तकनीकों के माध्यम से बदला जाता है। इसमें डिजिटल हस्ताक्षरों को स्वीकार करना भी शामिल है। तो कल्पना कीजिए कि एक बिल ऑफ लैडिंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदलकर एक डिजिटल टेम्पलेट बनाया गया है। ये डिजिटाइजेशन है। इस डिजिटाइज्ड बिल ऑफ लैडिंग को फिर ऑनलाइन पूरा किया जाता है और व्यापार वित्त के लिए अनुरोध का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक को भेजा जाता है। ये कागज के फॉर्मेट में पूरा करने और बैंक को पोस्ट करने के बजाय किया जाता है। ये उस प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन है। हम सुझाव देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डिजिटलाइजेशन केवल दस्तावेजों के साधारण डिजिटलाइजेशन से कहीं आगे जाता है। डिजिटल टूल्स और सेवाओं के अलावा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन संचालन, प्रशासन, संचार और विपणन की लागतों और जोखिमों को कम कर रहे हैं। वे गतिविधियां जो पहले केवल बड़ी कंपनियों के लिए ही सीमित थीं, अब बहुत छोटी कंपनियों के लिए भी खुल गई हैं। इस विशेष प्रस्तुति के दायरे से बाहर है कि इन सब का विस्तार से वर्णन किया जाए। हालांकि इस प्लेलिस्ट की सभी प्रस्तुतियां कम या ज्यादा विस्तार से यह समझाती हैं कि आप ऑनलाइन टूल्स और सेवाओं का उपयोग करके अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं को कैसे विकसित कर सकते हैं। सिर्फ एक्सपोर्टर ऑल्मनैक को ब्राउज करें और देखें कि क्या क्या उपलब्ध है। लिंक नीचे दिए गए विवरण में है। ठीक है, अब वापस आते हैं व्यापार दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन से जुड़ी कानूनी बातों पर। आप देखेंगे कि यह अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर जब किसी डिजिटाइज्ड दस्तावेज की कानूनी स्थिति और विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में अलग-अलग पक्षों को एक डिजिटलाइज्ड प्रक्रिया में शामिल करने की व्यावहारिकता पर विचार किया जाता है। कानूनी पहलू का जिक्र करने के बाद अब आइए उस मुख्य कानूनी मुद्दे को देखें जिसे बार-बार सुलझाना पड़ता है। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, यह सच है कि डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन को केवल तकनीकी मुद्दे माना जा सकता है। हालांकि डिजिटाइज्ड व्यापार दस्तावेजों की कानूनी स्थिति बुनियादी है। दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का कोई खास मतलब नहीं है जब उनकी कानूनी स्थिति कागजी दस्तावेजों के समान नहीं होती। चूंकि व्यापार दस्तावेजीकरण, बिल ऑफ लाडिंग और एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स आदि से संबंधित कानून मुख्य रूप से 19वीं सदी में लिखे गए थे, वे अक्सर कागज के स्वामित्व और भौतिक हस्ताक्षरों का उल्लेख करते हैं। इसीलिए उनके डिजिटल समकक्षों को वही दर्जा देने के लिए कई क्षेत्रों में कई कानूनों को बदलना आवश्यक है। इसमें समय लगता है और यह भी सावधानी पूर्वक विचार करना पड़ता है कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि डिजिटाइज्ड दस्तावेजों में उनके कागजी समकक्षों जैसी ही विशेषताएं हों, खासकर दस्तावेज के स्वामित्व की अवधारणा के संदर्भ में। अगर यह हासिल नहीं किया जा सकता तो कोई लाभ नहीं है। वास्तव में इन दस्तावेजों को डिजिटाइज करने से अतिरिक्त लागत भी आ सकती है। तो व्यापार दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन को सक्षम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटाइज्ड दस्तावेजों को उनके कागजी समकक्षों के समान दर्जा देने के लिए व्यापार कानून को ई-कॉमर्स के सभी प्रासंगिक पहलुओं का समर्थन करना चाहिए। इसका मतलब है कि कागजी और डिजिटाइज्ड दोनों दस्तावेजों को समान कानूनी साधन के रूप में मान्यता देना। हालांकि व्यक्तिगत मामलों में यह दोनों में से एक ही होना चाहिए। आपके पास एक ही समय में कागजी बिल ऑफ लैडिंग और डिजिटाइज्ड बिल ऑफ लैडिंग नहीं हो सकता। डिजिटाइज्ड दस्तावेजों को उन सभी क्षेत्रों में मान्यता मिलनी चाहिए जहां व्यापार हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग में पिछले 30 वर्षों से इस पर काम चल रहा है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण है 2017 का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेबल रिकॉर्ड्स पर मॉडल कानून। इस संस्था का लिंक नीचे दिए गए विवरण में शामिल किया गया है। तो MLETR क्या है और ये कैसे मदद करता है, हम इसे अगली स्लाइड में देखेंगे। MLETR के मुख्य सिद्धांत। इस मॉडल कानून के तहत कागज आधारित ट्रांसफरेबल दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेबल रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इस स्लाइड में बताई गई शर्तों के अधीन है। यानी दस्तावेज में कागज आधारित दस्तावेज की जानकारी होनी चाहिए, रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेबल रिकॉर्ड के रूप में पहचानना चाहिए, उस पर नियंत्रण किया जा सके और उसकी अखंडता बनी रहे, यानी यह पूर्ण और अपरिवर्तित होना चाहिए। और अंत में यह किसी पहचाने गए व्यक्ति के विशेष नियंत्रण में होना चाहिए। कानून यह भी कहता है कि विदेश में जारी या उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेबल रिकॉर्ड को कानूनी प्रभाव या प्रवर्तनीयता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कानून यह भी आवश्यक करता है कि यह निर्धारित करने के लिए एक विश्वसनीय विधि का उपयोग किया जाए, जिसे एक मानकों के सेट के अनुसार परखा जाए कि ये शर्तें पूरी हुई हैं। कानून सीमा पार प्रभावशीलता के मुद्दे को भी संबोधित करने की कोशिश करता है, जैसा कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अच्छी खबर यह है कि अब कई देशों के कानून MLETR सिद्धांत के अनुरूप बनाए जा रहे हैं। अंग्रेजी कानून का भी उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर MLETR के व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा रहा है।
आप उन देशों की पूरी सूची संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर देख सकते हैं जिन्होंने MLETR को अपनाया है, जिसका उल्लेख इस स्लाइड पर और नीचे दिए गए विवरण में किया गया है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, यूनाइटेड किंगडम द्वारा MLTR को अपनाना, MLETR की स्वीकृति और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। यह विकास इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंधों, बैंकिंग और वित्त, समुद्री और शिपिंग, विलय और अधिग्रहण, विवाद समाधान और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए अंग्रेजी कानून का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से किया जाता है। 2030 या 2027 तक अनुमान है कि अधिकांश व्यापारिक राष्ट्र MLETR के अनुरूप हो जाएंगे। तो ये है मेरी निष्कर्ष। अगले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ेगा। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना आसान होगा और लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी, वैसे वैसे नए बड़े व्यापारिक अवसर खुलेंगे। MLETR इस परिवर्तन को कागज आधारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं से इलेक्ट्रॉनिक में बदलने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा प्रदान कर रहा है। जितने अधिक देश MLETR के अनुरूप होंगे, नेटवर्क प्रभाव उतना ही अधिक होगा। खैर, इस प्रस्तुति को सुनने के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको डिजिटलीकृत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों और व्यावहारिकता के बारे में समझाने में सफलता पाई है और मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आप निकट भविष्य में इन अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। यदि आपके पास कभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डिजिटलीकरण के बारे में कोई प्रश्न हो, तो आप जानते हैं कि मुझसे कहां संपर्क करना है। इस वीडियो में जिन वेबसाइट्स और दस्तावेजों का मैंने उल्लेख किया है, वे नीचे सूचीबद्ध हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे और ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय संभावनाओं को साकार करने और विस्तार देने में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आप मुझसे सीधे संपर्क करना चाहें, तो कृपया बेझिझक ऐसा करें। हमारी वेबसाइट और मेरा ईमेल पता इस स्लाइड पर और नीचे दिए गए विवरण में है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और अधिक जानकारियों के लिए बस स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। अगर आपको लगता है कि आपके जानने वालों में से किसी की इसमें रुचि हो सकती है, तो कृपया यह लिंक उनके साथ साझा करें। और अगर आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो प्लेलिस्ट में अगला वीडियो ज़रूर देखें। इसका लिंक यहीं दिया गया है।